जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ये आवश्यक है। तो कल के प्रश्न में हम लोग देखे थे, प्रश्न नंबर 80 तक देखे थे कि गोस्वामी यानी तुलसीदास की रचना भ्रमरी गीत किससे संकलित है। तो ये आपका उत्तर हुआ था वी कृष्ण गीतावली में। आज है नाभादास कृति भक्तमाला की भाषा है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। अवधी है, ब्रजभाषा है, हिंदी खड़ी है या मैथिली है। तो नाभादास हैं तो इनकी भाषा क्या होगी? ब्रजभाषा। इस कृति की रचना लगभग की गई है 1585 में। नाभादास की अन्य कृतियाँ यानी अन्य रचना अष्टयाम है। क्या है? अष्टयाम। अष्टयाम। तो अष्टयाम में क्या है? ब्रजभाषा है। इसकी भाषा दोनों है, ब्रजभाषा भी है और अवधी भी है। प्रश्न नंबर 82 है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तराखंड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे रामचरितमानस, जिनमें उत्तरकांड आता है। उत्तराखंड लिखा है यानी उत्तरकांड आता है। उस तरह से पूछा है कि वर्णन मिलते हैं। वैसे उत्तरखंड नहीं होगा, ये मिस्टेक है, उत्तरकांड होगा। क्या होगा? उत्तरकांड होगा। तो लगभग इसका आपको मिलते हैं 4 में मिलती हैं, यानी बी विकल्प सही है। अब कौन कौन से हैं? तो एक तो आप मान लिए हैं रामचरितमानस है, रामचरितमानस है। दूसरा है आपका गीतावली है। क्या है? गीतावली है, गीतावली में पाया जाता है। उसके बाद है आपका वायरवे रामायण है, वायरवे रामायण में भी पाया जाता है। और उसके बाद कवितावली में है। किस में है? कवितावली में है। यानी रामचरितमानस, गीतावली, वायरवे रामायण और कवितावली में। अब यहाँ दिया है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो 82 का सी होगा, जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं कि का जन्म रायबरेली में हुआ था। किस में हुआ था? रायबरेली, रायबरेली उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। कि जायस, रायबरेली में जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इस स्थान के नाम के कारण ही इनको क्या कहा गया? जायसी कहा गया। कुतुबन के गुरु का नाम है। तो कुतुबन के गुरु, प्रश्न नंबर 84, शेख बुरहान हैं। कुतुबन के गुरु कौन हैं? शेख बुरहान हैं। ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि कुतुबन हैं। इनका जन्म लगभग हुआ था 1515 ईस्वी में। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है मृगावती। क्या है? मृगावती है। लाल तारा की विधा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जर्नल है या यात्रा वृत्तांत है। तो लाल तारा एक क्या है? रेखा चित्र है। इसमें लगभग 16 रेखा चित्र हैं। कितने हैं? 16 रेखा चित्र लाल तारे में पाए जाते हैं। ये रचना किसकी है?
तो ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी की। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य एक प्रसिद्ध रेखाचित्र है जिसका नाम है, अन्य प्रसिद्ध रेखाचित्र हैं माटी की मूरत। लिख देते हैं माटी की मूरत। लिखने में तो समय लगता है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। गेहूँ बनाम गुलाब और मिल के पत्थर। अब समझ रहे होंगे, तीन यानी लाल तारा जो है कि रेखाचित्र विधा है, इसमें 16 रेखाचित्र हैं। इनकी अन्य यानी राम वृक्ष बेनीपुरी की अन्य रचनाएं हैं जिनको 3 हैं। अन्य में माटी की मूरत, गेहूँ बनाम गुलाब और है मिल के पत्थर। प्रश्न नंबर 86 है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण होगा? संपृक्त ध्वनि, युग्म ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या द्वितीय ध्वनि? तो यहाँ क्या हो सकता है? तो यहाँ पे होगा आपका उच्चारण की ध्वनि से संपृक्त ध्वनि। यहाँ उच्चारण की दृष्टि से संबल जो है कि संपृक्त ध्वनि है। जब कोई, अभी संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? तो जब कोई ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल शब्द में म और ब दोनों क्या हो रहे हैं? संयुक्त हो जाएंगे। स के म और ब दोनों क्या हैं? संयुक्त ध्वनि हो जाते हैं। अब यहाँ दिया कि जबकि युग्म ध्वनियों में एक ही ध्वनि द्वित हो जाती है। जैसे चक्की हो गया, दिक्कत हो गया यानी क, गन्ना हो गया, प्रसन्नता हो गया यानी न, ये सब क्या है? संयुक्त होना युग्म ध्वनि कहलाते हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? तो इसका वी विकल्प होगा अंक और अ। ये अयोगवाह में आते हैं। किस में आते हैं? अयोगवाह। इन्हें अयोगवाह होता है। ऐसी 2 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है, सिर पर बैठो कागा आँखी दो खात निकारत पंक्ति में रस होगा। तो ये होगा विभक्त रस, यानी जहाँ इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा होता है। तो यहाँ सिर पर जो कौवे बैठे हैं और उनकी आँख निकालते हैं, इसको देख करके क्या होगा? घृणा उत्पन्न होगी। तो यहाँ विभत्स रस होगा। 88 का ये विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 89 है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो किसका है? शांत का होता है। इसका डी विकल्प सही होगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगला प्रश्न है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। सुवर्ण शब्द का मतलब होता है सुंदर। सुंदर कवि के लिए अक्षर चाहिए, व्यभिचारी के लिए स्त्री चाहिए, चोर के लिए आभूषण। अर्थात एक ही शब्द 3 व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, होता है वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। यानी सुवर्ण कवि के लिए सुवर्ण अच्छे शब्द की जरूरत है।
सुवर्ण का मतलब व्यभिचारी के लिए के अर्थ में होता है। सुवर्ण यानी सुंदर और वर्ण या गोरे रंग वाली स्त्री का है। सुवर्ण मतलब चोर के अर्थ में सुवर्ण यानी सोना या स्वर्ण होता है। उपमा के 4 अंगों में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ न होगा यानी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे होगा लुप्तोपमा, एक नहीं है। अगर जो होता है तो पूर्णोपमा होता है, सभी होते हैं, तो यहाँ बी विकल्प सही होगा। यानी लुप्त उपमा होता है। उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उपमा के 4 अंगों में से कोई एक लुप्त होता है। आगे दिया है, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ दिया है कि एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। तो यहाँ पे एक ही है राम और घनश्याम या घनश्याम रूपी राम, यानी यहाँ पे आपका होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय उपमान को एक मान लिया जाए तब उसमें रूपक अलंकार होता है। यहाँ राम रूपी घनश्याम, घनश्याम को यहाँ बताया गया है मेघ। क्या है? मेघ। तो यानी बादल को ही एक रूपता दिखलाई गई है, किसमें? राम और बादल में। यहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। किसी छंद में विषम चरणों में 13 मात्राएं। विषम चरण आप तो समझ लीजिएगा, 4 चरण होते हैं, 1 2 3 और 4। तो 1 और 3 विषम चरण होते हैं, 2 और 4 क्या होते हैं? सम चरण होते हैं। तो जिनमें विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम वर्ण चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, तो क्या होगा? दोहा होगा, सोरठा होगा, हरिगीतिका होगी या रोला होगा। प्रश्न नंबर 94 आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा? दोहा होता है। दोहा के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिएगा, उसमें मात्रा लगा लीजिएगा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण वर विमल जसु जो दायक फलुचार। तो मात्रा आप लोग लगाना जानते ही हैं, अब इसमें हम लिख नहीं पाएंगे, नहीं तो दोहा लिख करके हम समझा देते। फिर भी आप इसका अवलोकन कर लीजिएगा। जहाँ लघु गुरु की मात्रा लगा लीजिएगा, इतना तो हम सभी लोग जानते होंगे। सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सवैया एक मात्रिक छंद है। ये सही है कि 22-26 वर्णों तक के होते हैं। सुंदरी सवैया एक मुख्य भेद है, ये तो सही है। सुंदरी छंद ब्रज का यह बहु प्रचलित छंद है, तो ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ कथन गलत दिया गया है, तो यहाँ क्या होगा? सवैया एक मात्रिक छंद है, ये गलत है। ये कौन सा छंद है? तो ये वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद है। अतः यह मात्रिक छंद नहीं है। ये विकल्प क्या होगा? गलत होगा। प्रश्न नंबर 96 दिया है, निम्नलिखित में से सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। तो सरकटीलास की उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। गहमरी के अन्य जासूसी उपन्यास हैं, यानी जासूसी उपन्यासकार हैं। तो इनका एक तो आप देख ही लिए सरकटीलास, दूसरा है गुप्त भेद। क्या है?
गुप्त भेद है, जासूसी पर जासूसी, दूसरा है जासूसी पर जासूसी आदि। प्रश्न नंबर 97 है, यात्रा वृत्त हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तकार हैं। तो कौन है? भगवान दास हैं, कल्याण चंद्र हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं या यशपाल जैन हैं। तो यहाँ सी विकल्प होगा, लोचन प्रसाद पांडे हैं। प्रश्न नंबर 28, इनमें से किस वाणी पर महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण लिखा है? तो गौरा किस पे लिखा गया है? तो 98 का आपका होगा बी, गाय पर लिखा गया है। गौरा क्या है? एक गाय है। ये छायावादी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ये संस्मरण जो है कि अपने संस्मरण में मेरा परिवार में ये आया है, मेरा परिवार इसमें है, मेरा परिवार में गाय यानी गौरा के संबंध में लिखा है। इनके अन्य संस्मरण है, गिलहरी को गिल्लू, क्या लिखा है? गिल्लू लिखा है। और हिरनी को सोना लिखा है। हिरनी को क्या लिखा है? सोना लिखा है। कुतिया को नीलू लिखा है। यानी गौरा गाय, गिलहरी गिल्लू, हिरन सोना और कुतिया नीलू। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या मद्रास? प्रश्न नंबर 99, तो ये सी विकल्प होगा, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ प्रथम समाचार पत्र 1826 में। उसका नाम था, जो प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम था उदंत मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। यह पत्र जो था भारतेंदु काल का है। अब वो जो समय पूछता है तो क्या वो लिखेंगे? भारतेंदु काल। प्रश्न नंबर 100 दिया है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्रोत माध्यम, लक्ष्य माध्यम, मानक माध्यम या माध्यम भाषा? स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा, मानक भाषा या माध्यम भाषा? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, यानी जिस मूल भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत वाक्य का अनुवाद हिंदी में करने पर संस्कृत स्रोत भाषा कहलाएगी। मतलब किसी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर जो पहली भाषा होगी वो क्या कहलाएगी? स्रोत भाषा कहलाएगी। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। यह प्रस्ताव किसने रखा? तो मदन मोहन मालवीय ने रखा। प्रश्न नंबर 102 है, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी की बोली है। इसमें लगभग 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली आती है, बांगुरी आती है, ब्रज आती है, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी, बांगुरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। अतः ब्रजभाषा क्या होगा? पश्चिमी की उपभाषा है। पश्चिम हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती है, नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी में अवधी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है और बघेली भी बोली जाती है। जयपुरी नहीं बोली जाती है, यानी जयपुरी पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है।
जयपुरी को दूसरा बोलते हैं ढूढ़ाड़ी। भाषा को बोलते समय होने वाले उतराव चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय जो उतराव चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो किसी भी भाषा को बोलते समय होने वाले उतराव चढ़ाव को अनुतान या सुर लहर कहते हैं। तो यहाँ पे अनुतान दिया है तो अनुतान होगा, यानी ए विकल्प। प्रश्न नंबर 105 है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। प्राणत्व यानी प्राण। प्राण का मतलब होता है वायु से, मतलब है किससे है? वायु से। यानी जिनका उच्चारण करने से वायु यानी अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिनमें कम प्राण निकलता है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। इनकी दो प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का दो भेद होता है, महाप्राण एवं अल्पप्राण। यानी जो भी स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में स्पर्श व्यंजन के यानी 25 वर्ण होते हैं, यानी 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उसमें जो आपका होता है पहला, दूसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में दूसरा और चौथा आते हैं। पांचवें वर्ण जो अनुनासिक होते हैं, क्या कहते हैं? अनुनासिक होते हैं। इसमें दो वर्ण आते हैं, एक ड आता है इसे बिंदु वाला, एक ढ आता है। इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन या क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विवेदी, वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 106 का उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक भी माना जाता है। द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविताएं हैं, क्या हैं? उपदेशात्मक हैं, इतिवृत्तात्मक हैं, प्रकृति चित्रात्मक हैं, नव जागरण परक हैं या नारी चेतनात्मक हैं। तो प्रश्न नंबर 107 का होगा उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक हैं। द्विवेदी युग को जागरण युग, सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग की कविताएं उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक प्रकृति की हैं। प्रश्न नंबर 108 है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास क्या है? तो डी है, मंगलसूत्र है। उपन्यास, अनेक उपन्यास की रचना की है। उनके उपन्यासों में एक उपन्यास है मंगलसूत्र, जो अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र उपन्यास का प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद के मरणोपरांत 1948 में हुआ था। इनकी उपन्यास हैं कायाकल्प है, रंगभूमि है, गमन है, सेवा सदन है, वरदान है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, करभूमि है, गोदान आदि मुंशी प्रेमचंद के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 109 है, निम्नलिखित लेखकों में से खंजन नयन के रचनाकार हैं। तो यहाँ है खंजन नयन की रचनाकार हैं अमृतलाल। अमृतलाल नागर के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अमृत है, विष है, अमृत और विष है, बूंद और समुद्र है, महाकाल। प्रश्न नंबर 110 है, निपुणी का हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए उपन्यास की नारी पात्र है। निपुणी का हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास की नारी पात्र है? तो ये डी विकल्प होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की
कथा की प्रमुख नारी पात्र निपुणिका है। बाणभट्ट की आत्मकथा के अन्य दो पात्र हैं, बाणभट्ट हैं, एक तो बाणभट्टे हो गए और दूसरा है भट्टिनी। गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम है? तो गोदान में होरी की दो बेटियां सोना और रूपा हैं। कौन है? सोना और रूपा। तो यहाँ आपका सी विकल्प है, सोना है। गोदान के अन्य पात्र हैं, धनिया है, गोबर है, झुनिया है, भोला है, भोला राय साहब हैं, मेहता हैं, मालती खन्ना है। दाता दीन है, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रश्न नंबर 112, बेताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो बेताल के लेखक हैं बेताल भट्ट। बेताल पचीसी उपन्यास के लेखक बेताल भट्ट हैं। इनमें बेताल द्वारा सुनाई गई रोचक कहानियों का संग्रह है जो अपने अनेक गूढ़ रहस्यों को छिपाए हुए है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी का उपन्यास है? तो ये है शरत चंद का जीवनी आधारित उपन्यास है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं। ये विष्णु प्रभाकर के अन्य उपन्यास हैं अर्धनारीश्वर है, तट के बंधन है, निशिकांत आदि। गोबर प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? तो अभी हम लोग देखे हैं, गोदान का है। किसका है? गोदान का है। गोदान में आपने धनिया, गोबर, झुनिया, भोला राय साहब, मेहता, मालती खन्ना, दाता दीन। गोबर कौन है? गोबर यानी गोवर्धन। गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र जो होरी है, होरी का क्या है? लड़का है। 15 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुल्ली भाट उपन्यास लिखा गया है? तो कुल्ली भाट उपन्यास के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रभावती अलका, इनकी अन्य रचना है प्रभावती है, अलका है और अप्सरा है। अप्सरा। यहाँ देखिए, दिखाई तो नहीं दे रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा साए धूप में, इनमें से कौन सा साए धूप में काव्य कृति की रचनाकार हैं? तो इसमें हैं दुष्यंत कुमार। यहाँ पे बी विकल्प है, दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार को त्यागी या परदेसी नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, नाव में कितनी बार किसकी रचना है? तो नाव में कितनी बार रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, यानी ये विकल्प सही है। दिख तो नहीं रहा है लेकिन शायद मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 118 है, कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो यहाँ नहीं है। तो प्रश्न नंबर 118 का बुनी हुई रस्सी जो है कि रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। जबकि गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृतियाँ हैं नासा निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना,
साक्षी रहे वर्तमान पृथ्वी कल्प आदि। अतः बुनी हुई रस्सी गिरिजा कुमार माथी की काव्यकृति नहीं है, ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। कुशल की बीवी किसकी रचना है? तो कुशल की बीवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी की अन्य कहानियाँ हैं हिरनी है, दो घड़े, चतुरी चमार, देवी आदि। प्रश्न नंबर 120 है, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? तो जैनेन्द्र कुमार कृत कहानी का नाम है पाजेब। ये कहानी विधा की है। इसकी कहानी कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र की अनेक कहानियाँ हैं। फांसी है, वातायन है, नील देश की राजकन्या, नील देश की राजकन्या, एक रात, नमक का दरोगा है। तो नमक दरोगा क्या है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का है। हार की जीत किसका है? तो सुदर्शन का है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं 11 वर्ष का समय, जहाँ तक हमारे, लेकिन इन्होंने कहानी, सॉरी यहाँ पे कहानी माना है, तो कहानी है इंदुमती को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। इंदुमती के कहानीकार हैं गोस्वामी, सॉरी किशोरी लाल गोस्वामी हैं। प्रश्न नंबर 122 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का अनुक्रम है। तो छाया है, प्रतिध्वनि है, यानी बी विकल्प आपका सही होगा। प्रतिछाया 1912 में, प्रतिध्वनि है 1926 में, आकाश दीप है 1929 में, 1929 में, और आंधी है 1931 में, और इंद्रजाल है 1936 में। तो छाया 1912, ये 1926, प्रतिध्वनि है आकाशदीप 1929, आंधी 1931, 1936। प्रश्न नंबर 123 है, शेखर जोशी की रचना है। तो शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। प्रश्न नंबर 124 है, महाभोज मनु भंडारी का कौन सा उपन्यास है? तो महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है। क्या है? राजनीतिक उपन्यास है। इसके लेखक हैं मनु भंडारी। उसास शब्द है। तो उसास क्या है? एक तद्भव शब्द है। यानी इसका तत्सम रूप होता है क्या? उच्छ्वास होता है। क्या होता है? उच्छ्वास होता है। संस्कृत के मूल शब्दों को में कुछ परिवर्तन आ जाने के कारण ये तद्भव की श्रेणी में आते हैं। तो उच्छ्वास तत्सम है। उच्छ्वास क्या है? तत्सम है शब्द है। इसमें श्वास क्या जुड़ा है? छवास, चश्वास का रूप परिवर्तन सा से हो गया। किससे हो गया है? सा से हो गया है। इसे उसास शब्द बना है। यह एक तद्भव शब्द है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल को